हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम एक अलग एस्पेक्ट पर बात करते हैं। मुझसे किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये किया कि सर, डेथ या मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हैं और साइंस में इससे जीतने की कोई कैपेबिलिटी है या नहीं है, और हमने पिछले कई सालों में जो है मृत्यु को लेकर विज्ञान में क्या प्रगति की है। तो देखो, एक बात क्लियर है कि जो डेथ है वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जो जन्म लेने के साथ ही हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी होती है, उसमें जेनेटिक क्लॉक होती है जो टिक टिक करके आगे चल रही होती है, लगातार बढ़ रही होती है। और फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो स्लो डाउन पड़ती है और फिर आगे बढ़ने से मना करती है। जैसे कि हमने हमारे घरों में जो बैटरी जो वॉल क्लॉक होती है, उसमें हम एक सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं हम, तो जब वो बैटरी जो है वो स्लो होने लगती है तो धीमे धीमे क्लॉक भी धीमे धीमे होकर वो बंद पड़ जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं, आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि डेथ इज़ ए टेक्निकल फेलियर, कि मृत्यु एक तकनीकी फेलियर है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, हम जो है नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, हम एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका बोलना है कि डेथ जो है वो एक प्रकार का टेक्निकल फेलियर है, और यदि कहीं टेक्निकल फेलियर है तो उसका टेक्निकल सॉल्यूशन भी हमें मिलेगा। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करके जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ इंसेक्ट को उन्होंने जो है वो उसमें उन्होंने कुछ पर्टिकुलर उन्होंने परिवर्तन किए, जीन के लेवल पे कुछ चेंजेस करने की कोशिश की उन्होंने उसमें, और सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल उन्होंने इस्तेमाल किए, और उन्होंने क्या पाया कि जो इंसेक्ट है उनका लाइफ स्पान जो है 6 से लेके 8 टाइम बढ़ गया है, 6 से 8 गुना बढ़ गया है। तो उनका ये बोलना है कि ये हम प्रयोग तो बड़े जानवरों में भी कर रहे हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि बहुत ही कम समय के अंदर, तकरीबन एक डिकेड के अंदर 2030 के पहले हम जो है ये खोज चुके होंगे कि आदमी की उम्र को आप जो है 80 साल से बढ़ाकर 120 साल 150 साल कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो मतलब ठीक है, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? तो जो वैज्ञानिक हैं उनके सामने भी ये इथिकल क्वेश्चन सामने आता है। तो उस इथिकल क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो इथिकल क्वेश्चन क्या कहता है? वो इथिकल क्वेश्चन ये कहता है कि थोड़ा सा क्या है, छत पे पानी का मोटर चला है तो इसलिए आवाज़ आता है। तो इथिकल क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है, लोग कहते हैं भाई कैसा क्यों कर रहे हो आपके? तो वो उनका बोलना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति को मान लीजिए वो साइंटिस्ट बनता है या वो डॉक्टर बनता है, तो वो अपनी ज़िंदगी के 40 साल 45 साल जो है वो केवल पढ़ने को देता है, मतलब 40 ईयर्स तक तो वो MD करेगा, फिर उसके बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन करेगा और बड़ा लंबा समय के, और फिर वो प्रैक्टिस शुरू करेगा। जब वो उसकी प्रैक्टिस रॉरिंग होती है तो तकरीबन वो जो है वो अच्छा प्रैक्टिस होता है, तब वो 40-45 ईयर का व्यक्ति हो चुका होता है। ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग मेडिकल प्रोफेशन, इट इज़ द फैक्ट कि आपको लंबे समय तक जो है वो पढ़ना होता है। MBBS करते हैं, आप MD करते हैं, फिर DM करते हैं, तो आपको बड़ा डॉक्टर बनना है। जब आप बड़े लेवल के डॉक्टर बनते हैं तब आपकी उम्र जो है तकरीबन 40 के आसपास हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब ऐसा डॉक्टर जिसको लिए लोग पर्चा लिखा के आते हैं कि भैया इनको दिखा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का यदि लाइफ स्पान देखें, नॉर्मली आप 70-80 ईयर मान लें आप, तो उनका पास वर्किंग टाइम कम मिलता है उनको, और जबकि वो इतना सीखने में की प्रोसेस में उनको काफ़ी समय लगता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे कई प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हालांकि सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने जो है लॉजिक्स हैं इसमें, तो किसी के लॉजिक से हमको भिड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारे यहाँ पर, और सब अपने अपने मन के अनुसार बात कह सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है, क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। यदि आप देखें इसको तो हम इस टेक्निकल ग्लिच से पहले भी हम उलझ चुके हैं और पहले भी हम जीत चुके हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि कई सारे रिलीजन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे कारण ये है कि पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हायर साइड था। एक किस्सा बताते हैं कि जो है 11वीं सदी का किस्सा है कि जो है वो एक किंग थे, उनके पास में जो है वो शायद वो जो मैं जगह भूल रहा हूँ, पर एक किंग थे, उनके पास में जो है काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, और उनके जो है वो कुल रानी, जो उनकी मेन रानी थी, उनके कुल 16 बच्चे थे। के 16 बच्चे में से जो है वो 8 बच्चों की डेथ जो है 15 साल की उम्र के पहले हो गई। ठीक है, रिमेनिंग 8 बच्चों में से 4 बच्चों की डेथ जो है वो 21 साल की उम्र के पहले हो गई। ठीक है, फिर बचे 4 बच्चों में से जो है वो 3 बच्चों की डेथ 35 साल की उम्र के पहले हो गई। केवल एक बचा और वही बाद में राजा बचा, और सबकी डेथ जो है वो कोई इन्फेक्शन से हुआ, कोई गिर गया तो उसको चोट लग गई, घाव ठीक नहीं हो रहा, वैसे उसकी डेथ हो गई। तो 16 में से एक ही सर्वाइव, मतलब रेट ऑफ सर्वाइवल देखिए कितने सारे बच्चे जो है उनके खत्म हो गए। इसीलिए पहले के ज़माने में अधिक रानियों का होना, अधिक बच्चों का होना, ये भी एक जो है उसका एक वन ऑफ द रीज़न में से एक था ये। तो
वो कहते थे कि भाई कि यदि हमने जो है वो यदि बच्चे अधिक संख्या में नहीं होंगे तो सर्वाइवल करने वाले बाद में हमारे बाद में बचने वाली पीढ़ी में कम लोग बचेंगे, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एकदम हायर साइड था, शूट था, वो बहुत ऊपर था। मतलब आप सोचिए कि यदि आपको उस समय का आंकड़े मिले तो यू विल बी सरप्राइज कि 67% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। उसको फिर धीमे धीमे हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया, हमने बहुत कुछ सीखा हमने, और हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया। अब जो है हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो अब जो है बच्चे के हमने वैक्सीन लगाए, हमने बहुत कुछ किया। अब जो है वो सर्वाइवल रेट एंड IMR जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एकदम बॉटम पे है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है पर कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ सर्वाइवल बढ़ गया है। दूसरा इसके अलावा बात यह है कि जब कभी 11वीं सदी में जब 11th सेंचुरी में जब वॉर हुआ करते थे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस युद्ध में जो आर्मी थी उसके साथ में बढ़ई हुआ करता था, लकड़ी का काम करते हैं वो लोग हुआ करते थे, और जो हम कहते हैं जो बूचर होते हैं, कसाई, वो भी साथ में होते थे उसमें, क्योंकि जिन सैनिकों को घाव लगते थे, बड़े घाव लगा करते थे, तो उनके हाथ और पैर काटने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए पड़ता था वहाँ बैठ के, तो वो दोनों मिलकर ये काम करते थे। और अस्पताल के बारे में उनका जो टेम्परेरी जो उनका अस्पताल जैसा बना करता था, उसके बाहर जो है कटे हुए हाथ और पैरों का ढेर हुआ करता था। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी में जो है वो जो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो जो है एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, उन्होंने कि जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक्स को उन्होंने डिस्कवर किया कि उन्होंने जो है एंटीसेप्सिस के बारे में कि कैसे हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ये टेक्निक को उन्होंने डेवलप किया। तब से गैंग्रीन का होना जो है वो बहुत ही कम हो गया, मतलब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो होगा, अदरवाइज नो पॉसिबिलिटी के। तो अब जो आधुनिक वॉर जो होते हैं उसके बाहर, अस्पताल के बाहर ऐसे कटे हुए हाथ पैर नहीं मिलेंगे, और टीम के अंदर ये लोग भी नहीं मिलेंगे जो पहले शामिल होते थे। तो मतलब मृत्यु पर विजय की जो है शुरुआत जो है वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से हो चुकी है। पहले औसत आयु जो है वो 30-32 साल हुआ करती थी पूरे ह्यूमंस की, जो बढ़ते बढ़ते जो है वो 70-75 ईयर तक पहुँच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम वहाँ 35 साल से 70 साल तक आ सकते हैं तो 70 से हम 150 साल तक भी जा सकते हैं, बशर्ते विज्ञान सही दिशा में काम करता रहे। आप बोलोगे सर कोरोना की महामारी में आपको ये अमरता की बातें बता रहे हैं, मैं ये बातें एविडेंस और रिसर्च के आधार पे कह रहा हूँ कि कई सारे दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक एक बात पर जो है वो एक मत है कि 2015 विल बी 2050 विल बी ए रिमार्केबल ईयर। 2050 एक ऐसा साल होगा जब जो है मनुष्य जो है वो बहुत बड़ी एक खोज कर चुका होगा, क्योंकि कई सारे रिसर्च चल रहे हैं इस फील्ड में, और वो रिसर्च बंद नहीं हुए, चाहे कोई महामारी हो, कोई भी समय हो, वो रिसर्च लगातार चल रहे हैं, और कई सारे दुनिया के जो कई सारे वैज्ञानिक हैं वो इस खोज में लगे हुए हैं। तो कहने की बात का यही है कि विज्ञान जो है, विज्ञान अपना रास्ता खुद बनाता हुआ आगे चलता है। जब हमारे सामने टफ परिस्थितियां होती हैं, कठोर अवस्थाएं होती हैं, हमारे सामने जब जो है वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है, तब हमको जो उत्तर मिलते हैं वो उत्तर हमको जो है विज्ञान से ही मिलते हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी बात और भी है कि जिस बारूद का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है, जिस बारूद का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है, उसकी खोज कैसे हुई थी? उसकी खोज हुई थी अमृत खोजने के लिए, यानी ऐसा केमिकल खोजा था जिसको खाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए, और ये केमिकल खोजा जा रहा था चाइना के अंदर। चाइना में जो ताओवादी थी, चाइना में ताओवादी धर्म के काफ़ी लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे जो है वो रिसर्च भी करते हैं। उसमें कई सारे लोग होते हैं जिनको हम अल्केमिस्ट कहते हैं, कीमियागर कहते हैं, जो केमिस्ट्री का के एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग जो है अमरता के लिए एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उस अमृत बनाने की खोज में उनको बारूद मिल गया, और बारूद ने फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को बदला है। बारूद ने वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज किया। बारूद बड़ा ऐसा केमिकल इसने कि देशों की सीमाओं को बदल दिया है, जिसने जो है सोच को बदल दिया है इसने। तो अनुसंधान, लगातार होने वाली रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि केवल हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, केवल हम आस्थाओं के भरोसे बैठ जाएं, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हम। के मनुष्य ने हर बार कॉन्कर किया, हर बार लड़ा है उसने, और लड़ने के बाद उसने जीत को हासिल किया है। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि जो मनुष्य है उसके पास इमेंस कैपेबिलिटी है, हर समस्या से लड़ने के लिए वो तैयार है। अब आप बोलेंगे सर मान लो किसी जब 150 वर्ष उम्र हो जाएगी तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? देखिए आज दुनिया में कई सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस बात पे खोज रहे हैं कि हम दूसरे प्लेनेट पे जाके रह सकते हैं क्या, क्यों हमें इंटरेस्ट है दूसरे प्लेनेट में। फिर दूसरी बात है कि अभी आप देखें तो आज जो है वो आप देखें कि मैरिज की उम्र जो है वो 30 साल तक पहुंच चुकी है ना, 30 ईयर ऐसा जो है बड़े शहरों में जहाँ पढ़ा लिखा समाज है वहाँ शादी की उम्र काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुकी है, ठीक है।
इन फ्यूचर हो सकता है कि 50 साल में व्यक्ति मैरिज करे, दैट मे बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अभी समाज भी उस जो परिवर्तन होते हैं उसके अकॉर्डिंग समाज भी ढलता हुआ आगे बढ़ता है। तो आज आप बोलेंगे सर आपने बिल्कुल डिफरेंट लीग सेट के बात किया आज अपने, तो नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि ये रिसर्च सही है गलत है। व्हाट आई एम सपोर्टिंग कि जो पिछले इतिहास को उठा के देख लें तो 35 साल 40 साल जो आदमी जीता था वो आदमी 70 साल 80 साल जीने लगा है। उस आदमी ने जिन बीमारियों को, जैसे डिप्थीरिया, सबसे अधिक जिस बीमारी ने लोगों बच्चों को मारा है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ने लाखों करोड़ों बच्चों को मारा है, इलाज खोज लिया उसका। तो मतलब ये है कि जो है, और वो किसने खोजा, वो कहीं ऐसा नहीं कि किसी मंदिर मस्जिद में कहीं पर वो आके बैठ गया था कि भाई ये इलाज है ले लो भाई, कि तुम बहुत दिन से परेशान चल रही मानव सभ्यता, तुम इलाज ले लो हमसे। ना वो मंदिर में मिला, ना वो मस्जिद में मिला, ना वो गिरजाघर में मिला, वो मिला तो एक साइंटिस्ट की लेबोरेटरी के अंदर इलाज मिला उनके। तो हमको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ ऐसा करना है जो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस के लिए जो है वो एक वरदान बन जाए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।